गुड मॉर्निंग। हम लोग कोर्स 6 के यूनिट 1 की चर्चा कर रहे थे। कोर्स 6 के यूनिट 1 में हम लोगों ने चर्चा की थी जेंडर बायस्ड की, लिंगीय भेद की। लिंगीय भेद के क्या कारण हैं और उस कारण को दूर करने के उपाय क्या हैं। भेद में हमने बताया था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित जो स्थिति होती है वो भेदभाव उत्पन्न करती है। पहले से ही हम पूर्वाग्रह से पहले से ही ग्रसित हो जाते हैं कि उसके द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार के होंगे या इसका परिणाम इस प्रकार का होने वाला है, वो पूर्वाग्रह की स्थिति कही जाती है। तो पूर्वाग्रह वो जेंडर बायस की चर्चा पिछले क्लासों में हम लोगों ने की है। जेंडर बायस के क्या और उस लिंगीय भेदभाव के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अब आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अभी भी बालक और बालिका शिक्षा के अंतर में भेदभाव किया जाता है। आज हम लोग समाज की चर्चा करेंगे। समाज क्या है, समाज की अवधारणा क्या है ना, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे समाज प्राय हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। बिना समाज के अकेले मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आदिकाल में मनुष्य जीव जंतुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। मनुष्य का मनुष्य से इच्छित संबंध ही समाज कहलाता है। मनुष्य का मनुष्य से इच्छित संबंध ही समाज कहलाता है। प्रायः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। बिना समाज के अकेले मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आदिकाल में मनुष्य जीव जंतुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। पेट की भूख शांत करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। परंतु आदिकाल में जीवन के प्रारंभिक काल में मनुष्य जीव जंतुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। पेट की भूख शांत करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। परंतु उसे प्रकृति से विशिष्ट वाणी और विलक्षण बुद्धि उपहार स्वरूप मिली हुई है। वह उसे जानवरों से भिन्न बनाती है। इसी के बल पर उसने जानवरों के समान जीवन का त्याग करके एक अनोखी सामूहिक जीवन पद्धति का आविष्कार किया। यहीं से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। उसने भोजन पकाना, वस्त्र, कृषि आदि के माध्यम से पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। यह कार्य किसी अकेले व्यक्ति के दम पर संभव नहीं था, अतः उसने समाज का निर्माण किया। उन्होंने पारस्परिक सहयोग और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज का निर्माण कर लिया। धीरे धीरे मनुष्यों में लैंगिक साहचर्य, रिश्ते तथा दुख की सहभागिता आदि पनपने लगी। इससे इन्हें एक दूसरे के अस्तित्व का आभास होने लगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने अपनी पुस्तक समाज में लिखा कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है। सोसाइटी इज द कॉवर्ब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक समाज में लिखा कि सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है। सोसाइटी इज द कॉवर्ब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
समाज का सबसे आधारभूत लक्षण व्यक्तिक भिन्नता है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते। क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अपने ढंग से ही होता है। प्रत्येक व्यक्तियों की रुचियों एवं क्षमताओं में विभिन्नता होती है। यही समाज की मूल अवधारणा है और यही उसका मूल आधार है। मिलजुल कर प्रेम सहयोग पूर्वक रहने की यही भावना समाज को एक सूत्र में बांधती है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से कई लोगों के काम आता है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से कई लोगों के काम आता है। प्रत्येक व्यक्ति इस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए सभी के लिए विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है और वे आपसी सहयोग से समाज का निर्माण करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप समाज व्यक्तियों को सुरक्षा, सुविधाएं और आश्रय प्रदान करता है। यहीं पर मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सहिष्णुता, समाज और परोपकार आदि गुणों का उदय होता है। समाज में सहकारिता, उत्तरदायित्व, कर्तव्यनिष्ठा, मानवीय संवेदनाओं, आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति, रोजगार, आर्थिक सहयोग, नियोजन और शिक्षा आदि जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का निर्माण होता है। तो समाज की अवधारणा की हम चर्चा कर रहे थे कि प्रायः हम समाज की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, प्रायः हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। बिना समाज के अकेले मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आदिकाल में मनुष्य जीव जंतुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। पेट की भूख शांत करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। परंतु उसे प्रकृति से विशिष्ट वाणी और विलक्षण बुद्धि और उपहार स्वरूप मिली है। वह उसे जानवरों से भिन्न बनाती है। इसी के बल पर उसने जानवरों के समान जीवन का त्याग करके एक अनोखी सामूहिक जीवन पद्धति का आविष्कार किया। यहीं से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। उसने भोजन पकाना, वस्त्र, कृषि आदि के माध्यम से पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। यह कार्य किसी अकेले व्यक्ति के हाथ या दम पर संभव नहीं था। अतः उसने समाज का निर्माण किया। उन्होंने पारस्परिक सहयोग और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज का निर्माण कर लिया। धीरे धीरे मनुष्यों में लैंगिक साहचर्य, रिश्ते तथा सुख दुख की सहभागिता आदि पनपने लगी। इससे इन्हें एक दूसरे के अस्तित्व का आभास होने लगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने अपनी पुस्तक समाज में लिखा कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है। सोसाइटी इज द कॉवर्ब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का सबसे आधारभूत लक्षण वैयक्तिक भिन्नता है। जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी ना कोर्स 1 में। वैयक्तिक भिन्नता, व्यक्ति का व्यक्ति से भिन्नता ही वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। क्योंकि कोई दो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होता। ये वैयक्तिक भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अपने ढंग से ही होता है।
प्रत्येक व्यक्तियों की रुचियों एवं क्षमताओं में भिन्नता होती है। यही समाज की मूल अवधारणा है और यही उसका मूल आधार है। मिलजुल कर प्रेम सहयोग पूर्वक रहने की यही भावना समाज को एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि क्योंकि एक व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से कई लोगों के काम आता है। एक ही व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से कई लोगों के काम आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए सभी के लिए विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है और वे आपसी सहयोग से ही समाज का निर्माण करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप समाज व्यक्तियों को सुरक्षा, सुविधाएं और आश्रय प्रदान करता है। यहीं पर मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सहिष्णुता, सम्मान और परोपकार आदि गुणों का उदय होता है। समाज में सहकारिता, उत्तरदायित्व, कर्तव्यनिष्ठा, मानवीय संवेदनाओं, आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति, रोजगार, आर्थिक सहयोग, नियोजन और शिक्षा आदि जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का निर्माण किया जाता है। आर.जी. कलिंगवुड ने समाज के विषय में लिखा है कि समाज एक प्रकार का समुदाय है जहाँ अथवा समुदाय का एक भाग है जिसके सदस्य अपने जीवन के तौर तरीकों के प्रति सामाजिक रूप से चैतन्य होते हैं तथा वे समान उद्देश्यों और मूल्यों पर एक दूसरे से बंधे होते हैं और A society is a kind of community or a part of community whose members have become socially conscious of their mode of life, are united by a common set of aims and values. A society is a kind of a community for a part of community whose members have become socially conscious of their mode of life and are united by a common set of aims and values. अतः हम कह सकते हैं कि समाज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के जीवन को सुलभ, सरल, सुविधाजनक, सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। समाज ही वह इकाई है जहाँ पर मनुष्य शिक्षा के माध्यम से संबंधित और समुचित विकास, संतुलित विकास को प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के जीवन को सुगम, सरल, सुविधाजनक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। समाज ही वह इकाई है जहाँ पर मनुष्य शिक्षा के माध्यम से संबंधित और संतुलित विकास को प्राप्त करता है। समाज का स्वरूप, नेचर ऑफ सोसाइटी। समाज एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। समाज एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज से परे उनके व्यक्तित्व एवं विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में ही चलती रहती है। शिक्षा का स्वरूप व उनकी प्रकृति समाज के स्वरूप और प्रकृति पर निर्भर करती है और इसी कारण यह कहा जा सकता है
कि शिक्षा और समाज को एक दूसरे से पृथक करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। शिक्षा और समाज के परस्पर संबंधों का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक आधार के अंतर्गत ही किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि समाज क्या है। हम प्रतिदिन समाज की चर्चा किया करते हैं, किंतु इसका प्रयोग हम प्रायः अनिश्चित अर्थों में ही करते हैं। समाज के स्वरूप को समझने में समाजशास्त्र हमारी सहायता करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही समाज है। सामाजिक संबंधों का ज्ञान ही समाज है। सामाजिक संबंधों का ज्ञान ही समाज है। सामाजिक संबंध विचारणीय प्रत्यय है। कुछ संबंध भौतिक होते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, वृक्ष, लता आदि के संबंध भौतिक हैं। समाज के स्वरूप को समझने में समाजशास्त्र हमारी सहायता करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का ज्ञान ही समाज है। सामाजिक संबंध विचारणीय प्रत्यय है। कुछ संबंध भौतिक होते हैं। कुर्सी, मेज, वृक्ष, लता आदि के संबंध भौतिक हैं। कुछ संबंध कार्यात्मक होते हैं। चंद्रमा का समुद्र से संबंध कार्यात्मक है, किंतु इन संबंधों में पारस्परिक संबंधों की चेतना का अभाव है। सामाजिक संबंधों में एक दूसरे को आपस के संबंधों की जानकारी रहती है। अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों के जाल को ही मैकाइवर ने समाज माना है। जहाँ जीवधारी है वहीं समाज संभव हो सकता है। मानव शिशु के लिए समाज नितांत आवश्यक है, क्योंकि भेड़ियों द्वारा पाले गए और एकांत में रखे गए मानव शिशुओं के व्यवहार से यह प्रमाणित हो चुका है कि मानव शिशु में सामाजिकता और मनुष्य के कोई गुण सहज प्रवृत्तियों में विद्यमान नहीं है। वह जो कुछ भी है समाज की ही देन है। उसका स्वरूप समाजीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। अरस्तु के शब्दों में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार समाज और जीवन का अस्तित्व साथ साथ ही संभव है। सामान्य रूप में लोग समाज को मानव समूह मानते हैं, परंतु वास्तव में समाज निराकार तथा अमूर्त है। यह मानवों का समूह नहीं, बल्कि मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का समूह है। राइट ने ठीक ही कहा है, समाज एक वास्तविक वस्तु है, किंतु वास्तव में इसका आशय एक अवस्था, एक दशा और रूप से है, इसलिए यह अमूर्त है। समाज को स्पर्श या दृश्य इंद्रियों से परख नहीं सकते, केवल इसका अनुभव ही कर सकते हैं। सामान्य रूप से लोग समाज को मानव समूह मानते हैं, परंतु वास्तव में समाज निराकार तथा अमूर्त है। यह मानकों का समूह नहीं है, बल्कि मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का समूह है। राइट ने ठीक ही कहा है, समाज एक वास्तविक वस्तु है, किंतु वास्तव में इसका आश्रय एक व्यवस्था, एक अवस्था, एक दशा और रूप से है, इसलिए यह
अमूर्त है। समाज को स्पर्श या दृश्य इंद्रियों से परख नहीं सकते, केवल इसका अनुपालन ही कर सकते हैं। समाज मनुष्य का रक्षक है। जन्म से मृत्यु तक भोजन, आश्रय, शारीरिक सुरक्षा और समाज मनुष्य का रक्षक है। जन्म से मृत्यु तक भोजन, आश्रय, शारीरिक सुरक्षा और व्यक्तित्व के विकास के लिए हम समाज पर आश्रित रहते हैं। समाज मनुष्यों के लिए स्वाभाविक भी है। भौतिक तथा शारीरिक के अतिरिक्त मानसिक भूख भी मनुष्य के समाज में पूर्ण होती है। इसलिए मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियां समाज में उसे रहने के लिए बाध्य करती हैं। समाज मनुष्य का उन्नायक भी है। समाज मनुष्य का उन्नायक भी है। इसलिए मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियां समाज में उसे रहने के लिए बाध्य करती हैं। समाज मनुष्य का उन्नायक भी है। आदि मनुष्य और आधुनिक मानव की तुलना में जो अंतर दिखाई पड़ता है वह समाज की गतिशीलता का ही परिणाम है। आदि मानव और आधुनिक मानव की तुलना में जो अंतर दिखाई पड़ता है वह समाज की गतिशीलता का ही परिणाम है। पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे सांस्कृतिक विरासत के प्रचलन ने ही आधुनिक मानव को उसका सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान किया है। समाज के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो समाज एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। मानव, जैसा आप सभी जानते हैं कि मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज से परे उसके अस्तित्व एवं विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में ही चलती रहती है। शिक्षा का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति समाज के स्वरूप और प्रकृति पर निर्भर करती है। और इसी कारण यह कहा जा सकता है कि शिक्षा और समाज को एक दूसरे से अलग करना कठिन ही नहीं बल्कि बिल्कुल असंभव है। शिक्षा और समाज को एक दूसरे से अलग करना कठिन ही नहीं बिल्कुल असंभव है। शिक्षा और समाज के परस्पर संबंधों का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक आधार के अंतर्गत ही किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि समाज क्या है। हम प्रतिदिन समाज की चर्चा किया करते हैं, किंतु इसका प्रयोग हम प्रायः अनिश्चित कार्यों में ही करते हैं। समाज के सदस्य को समाज के स्वरूप को समझने में समाजशास्त्र हमारी सहायता करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर का कहना है कि सामाजिक संबंधों का ज्ञान ही समाज है। सामाजिक संबंध विचारणीय प्रत्यय है। कुछ संबंध भौतिक होते हैं। कुर्सी, मेज, वृक्ष, लता आदि के संबंध भौतिक हैं। कुछ संबंध कार्यात्मक होते हैं। चंद्रमा का समुद्र से संबंध कार्यात्मक है, किंतु इन संबंधों में पारस्परिक संबंधों की चेतना का अभाव है। सामाजिक संबंधों में एक दूसरे को आपस के संबंधों की जानकारी रहती है। अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों के ज्ञान को ही मैकाइवर ने समाज माना है। जहाँ जीवधारी है वहीं समाज संभव हो सकता है। जहाँ जीवधारी है वहीं समाज संभव हो सकता है। मानव शिशु के लिए समाज नितांत आवश्यक है।
क्योंकि भेड़ियों द्वारा पाले गए और एकांत में रखे गए मानव शिशुओं के व्यवहार से यह प्रमाणित हो चुका है कि मानव शिशु में सामाजिकता और मनुष्य के कोई गुण सहज प्रवृत्तियों में विद्यमान नहीं है। वह जो कुछ भी है वह समाज की ही देन है। उसका स्वरूप समाजीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। अरस्तु के शब्दों में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार समाज और जीवन का अस्तित्व साथ साथ ही संभव है। सामान्य रूप में लोग समाज को मानव समूह मानते हैं, परंतु वास्तव में समाज निराकार तथा अमूर्त है। समाज एक वास्तविक वस्तु है, किंतु वास्तव में इसका आशय एक अवस्था, एक दशा और एक रूप से है, इसलिए यह अमूर्त है। समाज को स्पर्श या दृश्य इंद्रियों से परख नहीं सकते हैं, केवल इसका अनुभव ही कर सकते हैं। समाज मनुष्य का रक्षक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भोजन, आश्रय, शारीरिक सुरक्षा और व्यक्तित्व के विकास के लिए हम समाज पर आश्रित रहते हैं। समाज मनुष्यों के लिए स्वाभाविक भी है। भौतिक तथा शारीरिक के अतिरिक्त मानसिक भूख भी मनुष्य की समाज में ही पूरा होता है। इसलिए मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियां समाज में उसे रहने के लिए बाध्य करती हैं। समाज मनुष्य का उन्नयक भी है। आदि मनुष्य और आधुनिक मानव की तुलना में जो अंतर दिखाई पड़ता है वह समाज की गतिशीलता का ही परिणाम है। पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत के प्रचलन ने ही आधुनिक मानव को उसका यह सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान किया है। समाज स्थिर नहीं रहता, समाज गत्यात्मक होता है। यह विकासशील एवं परिवर्तनशील हुआ करता है। समाज में स्थिरता का आना समाज की अवनति है, समाज का पतन है। यह विकासशील एवं परिवर्तनशील हुआ करता है। समाज में स्थिरता का आना समाज की अवनति है। समाज को एक प्रकार का समुदाय कहा गया है। समुदाय शब्द का प्रयोग समाजशास्त्री विशिष्ट अर्थ में करते हैं। समाज गत्यात्मक होता है। यह विकासशील एवं परिवर्तनशील हुआ करता है। समाज में जब स्थिरता आ जाए, समाज में स्थिरता का आना समाज की अवनति है। समाज को एक प्रकार का समुदाय कहा गया है। समुदाय शब्द का प्रयोग समाजशास्त्री विशिष्ट अर्थ में करते हैं। कुक के शब्दों में एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का एक निश्चित रूप अर्थात व्यक्ति, संस्कृति एवं भूमि का समन्वित रूप समुदाय है। जिस समुदाय के सदस्य अपनी जीवन पद्धति के प्रति जागृत हो जाते हैं और वे सामान्य उद्देश्यों और आदर्शों से प्रेरित होकर एकता की ओर अग्रसर होते हैं, वह समुदाय समाज का रूप ग्रहण कर लेता है। समाज में या समुदाय में सदस्यों की संख्या का विशेष महत्व नहीं है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकते हैं।
समाज में राजनीतिक एवं आर्थिक तत्व बड़े प्रभावशाली होते हैं। इन तत्वों का समाज के रहन सहन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। धर्म एवं जनता की राय भी प्रभावशाली तत्व है। इन सभी तत्वों से संस्कृति का निर्माण होता है। समाज का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोसाइटी। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोसाइटी। एक संगठित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करता है और सामाजिक जीवन समाज की परिधि से ही फलीभूत होता है। अर्थात समाजशास्त्र समाज एवं समाज के विविध अध्यायों का ही वैज्ञानिक विश्लेषण है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की विभिन्न बुनियादी अवधारणाओं में समाज की अवधारणा का केंद्रीय स्थान होना स्वाभाविक है। एक संगठित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करता है और सामाजिक जीवन समाज की परिधि में ही फलीभूत होता है। अर्थात समाजशास्त्र समाज एवं समाज के विशिष्ट विविध आयामों का ही वैज्ञानिक विश्लेषण है। एक संगठित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र जीवन का ही अध्ययन करता है और सामाजिक जीवन समाज की परिधि में ही फलीभूत होता है। अर्थात समाजशास्त्र समाज एवं समाज के विविध अध्यायों का ही वैज्ञानिक विश्लेषण है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की विभिन्न बुनियादी अवधारणाओं में समाज की अवधारणा का केंद्रीय स्थान होना स्वाभाविक है। समाज का अस्तित्व तो काफ़ी प्राचीन समय से ही है, लेकिन समाज की अवधारणात्मक विश्लेषण की शुरुआत आधुनिक काल में हुई। 16वीं से 18वीं शताब्दी के कुछ समझौतावादी विचारकों ने मत प्रकट किया कि समाज मनुष्यों के आपसी समझौते का प्रतिफल है, जिसकी रचना मनुष्य ने या तो अव्यवस्था की समाप्ति अथवा प्रकृति के नियमों से मुक्ति पाने के लिए की। समाज की यह व्याख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज की अवधारणात्मक व्याख्या में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि समाज क्यों और कैसे बनते हैं यह तथा अस्तित्व में रहते हैं। इस दृष्टिकोण से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज की जो परिभाषाएं दी हैं वे इस प्रकार हैं। आर.एस. मैकाइवर एवं C.H. पेज ने कहा है कि समाज अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं से प्रथाओं तथा कार्यविधियों की प्रणाली है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सतत परिवर्तनशील और जटिल है। मोरिस गिन्सबर्ग का कहना है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित होते हैं तथा उन व्यक्तियों से भिन्न होते हैं जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं। गिडिंग्स के शब्दों में समाज एक स्वयं संगठन है।
समाज एक स्वयं संगठन है। औपचारिक संबंधों का भाग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से इसके साथ जुड़े हुए या संबंधित होते हैं। समाज अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं से प्रथाओं तथा कार्यविधियों की प्रणाली है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सतत परिवर्तनशील और जटिल है। मोरिस गिन्सबर्ग का कहना है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित होता है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। विडिंस के शब्दों में समाज स्वयं संगठन है, औपचारिक संबंधों का भाग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध है। इजी रेटर के अनुसार समाज एक अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संपूर्णता का बोध कराती है। जॉर्ज सीमेल ने माना है कि समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। के डेविस ने समाज की परिभाषा में कुछ नवीनता लाते हुए कहा कि यह ध्यान रखने योग्य है कि केवल सामाजिक संबंध का ढेर ही समाज नहीं होता। केवल सामाजिक संबंध का ढेर ही समाज नहीं होता। जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था बनती है तभी हमें इस शब्द का उचित प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जब कुछ व्यक्ति व्यवस्थित रूप से संबंधों की स्थापना करते हैं तो वे समाज का निर्माण करते हैं। डेविस ने समाज के निर्माण हेतु 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। पहला, जनसंख्या की निरंतरता। दूसरा, जनसंख्या में श्रम विभाजन। तीसरा, सामूहिक एकता। और चौथा, सामाजिक व्यवस्था में अस्थायित्व। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सभी समाजशास्त्रियों का मत लगभग एक जैसा ही है। इसी मानवीय संबंधों के आधार पर ही समाज के निर्माण की बात सभी मानवीय संबंधों के आधार पर ही समाज के निर्माण की बात स्वीकार करते हैं। वास्तव में जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके बीच मध्य अंतःक्रियाओं का एक सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। सभी समाजशास्त्रियों का मत लगभग एक जैसा ही है। सभी मानवीय संबंधों के आधार पर ही समाज के निर्माण की बात स्वीकार करते हैं। वास्तव में जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके बीच यह मध्य जिन अंतःक्रियाओं का एक सिलसिला प्रारंभ होता है। अंतःक्रिया का तात्पर्य एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष संबंधित व्यवहार से है। जब इन अंतःक्रियाओं का एक निश्चित उद्देश्य होता है तो ये सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन कहलाती है। इन अंतःक्रियाओं के आधार पर ही 2 व्यक्तियों के बीच मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। इन्हीं मानवीय संबंधों का
समुच्चय समाज कहलाता है। जब लोग आपस में सुसंगठित एवं सुनिश्चित ढंग से संबंधित हो जाते हैं तो वे मानवीय संबंध सामाजिक संबंध के रूप में संस्थागत बन जाते हैं और समाज की निरंतरता बनी रहती है। समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की केंद्रीय भूमिका होने के कारण ही समाज की को संबंध मूलक अवधारणा भी कहा जाता है। समाज की विशेषताएं। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, अमूर्तता। अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस, जिसे नहीं देखा जा सकता। समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक कारणों से भी होता है। समाज का निर्माण व्यक्ति ही नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। चूँकि ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज भी अमूर्त होता है। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की निम्नलिखित विशेषताएं कहलाती। पहला, अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस। समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। चूँकि ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, नहीं देखे जा सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज भी अमूर्त है। अतः समाज कोई तात्विक अवधारणा नहीं है। समाज कोई तात्विक अवधारणा नहीं है। इससे किसी भी ठोस यथार्थ का पता नहीं चलता है। जागरूकता, अवेयरनेस। मानव के जागरूक प्रयत्नों द्वारा स्थापित संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। जागरूक प्रयत्न का तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्य भी समाज के सापेक्ष ही होते हैं। पार्सन्स ने अपनी परिभाषा में समाज की इसी विशेषता पर सबसे अधिक जोर दिया है। अगला है समानता तथा विभिन्नता, इक्वलिटी एंड डिफरेंस। प्रत्येक समाज में समानता और विभिन्नता के अंत आवश्यक रूप से निहित होते हैं। समानता का तात्पर्य समाज के विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य, प्रकृति, चेतना, शारीरिक रूप, ढंग आदि में एक रूपता से है। यह समानता ही भावना की सदस्यों को संगठित रूप में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए समानता को समाज के निर्माण का प्रामाणिक तत्व माना जाता है। समाज को संगठित एवं प्रगतिशील बनाए रखने के लिए विभिन्नता का होना भी जरूरी होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि असमानताओं का स्वरूप द्वितीयक होता है और अर्थात व्यक्ति अथवा समाज की जो मुख्य आवश्यकताएं या उद्देश्य हैं उसके स्वरूप में समानता अधिक होती है। असमानता उन आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रविधियों में होता है। जैसे भोजन प्राप्त करना सभी व्यक्तियों एवं समाजों का प्रमुख उद्देश्य होता है।
लेकिन इस आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यवसाय का स्वरूप अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में समानता का तत्व सर्वव्याप्त होने के कारण ही असमानता का अस्तित्व होता है। अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंस। अन्योन्याश्रिता का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंसी। अन्योन्याश्रिता का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता। इसलिए वह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके अपने आवश्यकताओं की संस्थागत आपूर्ति का प्रयास करता है। इसलिए अन्योन्याश्रिता समाज निर्माण के लिए एक आवश्यक दशा हो जाती है। सरल समाजों में व्यक्ति की आवश्यकताओं का स्वरूप समाप्त होने के कारण यह तत्व मुख्यता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आधुनिक जटिल समाजों में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंसी। अन्योन्याश्रिता का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता। इसलिए वह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके अपनी आवश्यकताओं की संस्थागत आपूर्ति का प्रयास करता है। अन्योन्याश्रिता का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता। इसलिए वह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके अपनी आवश्यकताओं की संस्थागत आपूर्ति का प्रयास करता है। इसलिए अन्योन्याश्रिता समाज निर्माण के लिए एक आवश्यक दशा हो जाती है। सरल समाजों में व्यक्ति की आवश्यकताओं का स्वरूप सीमित हो जाता है और इसी सीमित होने के कारण यह मुख्यता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आधुनिक जटिल समाजों में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसके पश्चात सहयोग और संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। समानता एवं विभिन्नता की तरह ही समाज में सहयोग एवं संघर्ष का भी समान अस्तित्व होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पारस्परिक सहयोग करता है। लेकिन उद्देश्यों की विभिन्नता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष भी करता है। हालांकि संघर्ष का मुख्य कारण असीमित साध्यों की प्राप्ति के लिए साधनों की सीमित उपलब्धता है। समाज के लिए यह दोनों की ही स्थितियाँ
दोनों ही स्थितियाँ पूरक की तरह कार्य करती हैं। इसलिए मैकाइवर का मानना था कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। इसके पश्चात सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। समाज का अस्तित्व सभी कालों एवं सभी भू क्षेत्रों में रहा है। समाज के कारण ही मनुष्यों में सामाजिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी बहुत हद तक समाज के गुण पाए जाते हैं। जैसे पशु पक्षी भी समूह में रहना पसंद करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हाथी, मधुमक्खी, चींटी, दीमक आदि जैसे जीवों में सामाजिकता के गुण अत्यधिक पाए जाते हैं, परंतु पर्याप्त मानसिक चेतना के अभाव में ही पशु समाज को समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सर्वव्यापकता। आज हम लोगों ने चर्चा की अन्योन्याश्रिता, सहयोग और संघर्ष, सर्वव्यापकता। अन्योन्याश्रिता का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए यह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके अपनी आवश्यकताओं की संस्थागत आपूर्ति का प्रयास करता है। इसलिए अन्योन्याश्रिता समाज निर्माण के लिए एक आवश्यक दशा हो जाती है। सरल समाजों में व्यक्ति की आवश्यकताओं का स्वरूप सीमित होने के कारण यह मुख्यता प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आधुनिक जटिल समाजों में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अगला सहयोग और संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। समानता एवं विभिन्नता की तरह समाज में सहयोग एवं संघर्ष का भी समान अस्तित्व होता है। इसलिए व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारस्परिक सहयोग करता है, लेकिन उद्देश्यों की विभिन्नता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष भी करता है। हालांकि संघर्ष का मुख्य कारण असीमित साध्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों की सीमित उपलब्धता है। समाज के लिए दोनों ही स्थितियाँ पूरक की तरह कार्य करती हैं। इसलिए मैकाइवर का मानना था कि समाज संघर्ष मिश्रित योग है। इसके पश्चात सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। समाज का अस्तित्व सभी कालों एवं सभी क्षेत्रों में रहा है। समाज के कारण ही मनुष्यों में सामाजिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी बहुत हद तक समाज के गुण पाए जाते हैं। जैसे पशु पक्षी भी समाज में ही अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि हाथी, मधुमक्खी, चींटी, दीमक आदि जैसे जीवों में सामाजिकता के गुण अत्यधिक पाए जाते हैं। परंतु पर्याप्त मानसिक चेतना के अभाव में ही पशु समाज को समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। आज हम लोगों ने चर्चा की समाज किसे कहते हैं, समाज की अवधारणा क्या है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की अवधारणा क्या है, समाज का स्वरूप क्या है, सोसाइटी का नेचर कैसा है, समाज के अर्थ एवं परिभाषा की चर्चा हम लोगों ने की। अगली क्लास में हम लोग समाज की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि समाज अमूर्त है, समाज में जागरूकता होनी चाहिए, समाज में समानता और विभिन्नता होती है, समाज में अन्योन्याश्रिता होती है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी होती है, समाज में सहयोग और संघर्ष की भावना होती है। समानता और विभिन्नता की तरह ही समाज में सहयोग एवं संघर्ष का भी
समान अस्तित्व होता है और सर्वव्यापकता होती है। अगले क्लास में समाज की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।